नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद महेंद्र पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान विषय का कक्षा 9 की अध्याय 3 परमाणु और अणु इस टॉपिक पर कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है और ये छोटे छोटे कण इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए होते हैं कि वह मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो अगर किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाए तो वह एक निश्चित सीमा तक टूट सकती है और एक निश्चित सीमा तक टूटने के बाद फर्दर उसको तोड़ना, आगे तोड़ना असंभव प्रतीत होता है। और शुरुआत में लोगों को उस छोटे कण के बारे में दार्शनिकों से पता चला और मुख्यतः दो दार्शनिक, एक भारतीय दार्शनिक और एक ग्रीक दार्शनिक ने उनके बारे में लोगों को पहचान करवाया। तो सबसे पहले हम लोग कुछ भारतीय दार्शनिक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है महर्षि कणाद का। महर्षि कणाद का कहना था कि कोई भी पदार्थ को अगर हम काटते जाएं तो वह छोटे छोटे कणों में विभाजित होता जाएगा और अंत में एक ऐसा कण हमें मिलेगा जिसको कि और छोटे कणों में बदलना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक दूसरे जो भारतीय दार्शनिक हैं पाकुधा कत्यायन, इन्होंने भी कुछ इसी प्रकार की धारणा कही और उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कणों से मिलके कोई पदार्थ बना होता है। अगर हम इतिहास में देखें तो ग्रीक दार्शनिक भी जैसे कि डेमोक्रिटस इनका और ल्यूसिपस इनका भी कुछ इसी प्रकार का विचार था। उन्होंने कहा कि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है और अंत में हमें एक ऐसा कण मिलेगा जो अविभाज्य होगा, अर्थात इनको हम और छोटे कणों में बदल नहीं सकते हैं। और इस अविभाज्य को ही ग्रीक में परमाणु नाम दिया गया। तो बच्चों, परमाणु पदार्थ का अति सूक्ष्मतम कण होता है। अब हम लोग इस परमाणु के विषय में जानकारी प्राप्त करने से पहले कुछ हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से परमाणु के बारे में अवधारणा इन दार्शनिकों से हटकर वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई। शुरुआत में 18वीं शताब्दी के पहले तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था, परंतु 18वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर परमाणु की अवधारणा कुछ बनाने में वो सफल हुए। तो सबसे पहले क्या नियम थे, किस नियम को कौन से प्रयोग किए जिसके आधार पर उन्होंने परमाणु की अवधारणा विकसित की, उन नियमों को हम जानते हैं। तो उन नियमों में एक नियम था, पहला जो नियम है वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये दो नियम के आधार पर, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर वैज्ञानिक कुछ हद तक यह बताने में सक्षम हुए
कि परमाणु की कैसी अवधारणा है, परमाणु के कौन कौन से गुण हैं। आइए हम लोग इस नियम का सबसे पहले अध्ययन करें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद फिर हम लोग इन नियमों की सहायता से परमाणु के अध्ययन करेंगे, कि देखेंगे कि परमाणु की अवधारणा कैसी होती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आइए इस नियम को ज़रा समझें। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है पदार्थ का न तो निर्माण किया जा सकता है न विनाश किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसे बदला जा सकता है। और दूसरा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि यदि हम कुछ द्रव्यमान A और B का आपस में मिलाएं तो जितना द्रव्यमान का योग अभिकारक में है उतना ही द्रव्यमान का योग उत्पाद में भी होगा। अर्थात अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि मास ऑफ A और B का मास है B, तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो उत्पाद बनेगा उसका मास MAB, यानी कि अभिकारक A और अभिकारक B दोनों के योग के बराबर होंगे। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इधर एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके जल का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर इसके 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको 2 गुना 2 किया, अर्थात इसका भार 4 ग्राम है। ऑक्सीजन के 1 अणु भाग ले रहे हैं और एक ऑक्सीजन के 1 अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार 16 होता है, इसलिए हमने यहाँ 2 गुना 16 किया और ये 32 ग्राम आया। अब 2H2O जो उत्पाद बना है इसका भी ज़रा हम भार गणना करते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, इसलिए भार इसका 2 हो गया। ऑक्सीजन के 1 परमाणु हैं, इसलिए इसका भार 16 हो गया। और H2O के 2 अणु बने हैं, इसलिए इसको हमने 2 से गुना कर दिया और ये आया 36 ग्राम। तो अगर हम उत्पाद का देखें, उत्पाद में हमारा कितना है बच्चों? तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 4 ग्राम और 32 ग्राम को जोड़ते हैं तो यह आता है 36 ग्राम के बराबर, और यहाँ भी हमें 36 ग्राम मिला है। अर्थात अभिक्रिया के पहले जितना भार था उतना ही भार अभिक्रिया के पश्चात है। अर्थात द्रव्यमान हमारा क्या है? हमारा द्रव्यमान संरक्षित है, यानी कि सुरक्षित है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। एक और प्रयोग द्वारा इसे हम समझ सकते हैं। इसके लिए आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना होगा और एक टेस्ट ट्यूब लेना होगा। कोनिकल फ्लास्क में बेरियम क्लोराइड का 1.22 ग्राम विलयन लेना होगा और परख नली में Na2SO4 सोडियम सल्फेट का 1.53 ग्राम विलयन लेना होगा। आप विलयन कैसे बनाएंगे? विलयन बनाने के लिए बहुत ही आसान है। आप इस कोनिकल फ्लास्क में, खाली कोनिकल फ्लास्क में आप 1.22 ग्राम BaCl2 ले लीजिए और इसमें वाटर ऐड कर दीजिए। इसमें क्या डालना है? पानी। कितना पानी डालें? पानी 10 ml डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का विलयन तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से सोडियम सल्फेट का विलयन लेने के लिए हमें एक परख नली में 1.53 ग्राम सोडियम ले लेना है और इसमें भी पानी डालना है।
मात्रा ध्यान रहे वही रहना चाहिए 10 ml। इस प्रकार से आपके पास बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का विलयन तैयार हो गया। अब कुछ सावधानी यहाँ बरतनी है कि कोनिकल फ्लास्क में इस टेस्ट ट्यूब को एक डोरी से बांध के इस प्रकार से डालना है कि दोनों आपस में ना मिले और इसके मुंह को कॉर्क के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। अब बंद करने के बाद धीरे धीरे इस परख नली को पकड़ के हल्के 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 हिलाना है और हिलाने के बाद इसका सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में आ जाएगा और कुछ रिएक्शन इस प्रकार से होगा। BaCl2 Na2SO4 ये दोनों आपस में प्रक्रिया करके रिएक्शन करके BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। अब हमें इसका वेट फिर से मेजर करना है। तो वेट मेजर करने से पहले हमको एक ध्यान देना होगा कि हमने सोडियम सल्फेट का वेट 1.53 ग्राम लिया था, बेरियम क्लोराइड का वेट 1.22 ग्राम लिया था और इस कोनिकल फ्लास्क का वेट हमें नहीं पता था। तो इस प्रक्रिया को करने से पहले सबसे पहले हमें इस कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब और उसमें 10-10 ml वाटर पानी डाल के उसका वेट तौल के रख लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में रिएक्शन करने के बाद आपके पास एक संपूर्ण भार आएगा। उस संपूर्ण भार में से खाली कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब और 10 ml दोनों में जो पानी था उसका भार को हम घटाएंगे और घटाते हैं तो हम पाते हैं कि फिर से ये 2.75 ग्राम ही आया, जो कि बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 शुरुआत में हमने 2.75 ग्राम लिया था। इस रिएक्शन से, इस अभिक्रिया से एक बात हमें पता चलती है कि जितना भार हमने रिएक्शन के पहले लिया था उतना ही भार अभिक्रिया करने के पश्चात आया। इस प्रकार से यह अभिक्रिया एक बार फिर से द्रव्यमान के संरक्षण को साबित करती है। तो द्रव्यमान संरक्षण में दो बातें हैं। पहली पॉइंट कि किसी भी पदार्थ का विनाश नहीं किया जा सकता है, वह विनाश नहीं होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। और दूसरा पहला पॉइंट है विनाश नहीं होता है, यानी कि उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, विनाश नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट कि द्रव्यमान जो है संरक्षित रहती है, अर्थात अभिकारक का जितना भार था उत्पाद का भी भार उतना ही होगा, या इसको हम इसलिए लिखते हैं भार किसका, अभिकारक का जितना भार होगा, यानी कि जितने भार से हम लेके रिएक्शन को करने की शुरुआत करेंगे, रिएक्शन ख़त्म होने के बाद, अभिक्रिया ख़त्म होने के बाद भी हमारा भार जो है वह सेम रहेगा। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान पाते हैं कि संरक्षित रहता है। इसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा नियम जो है स्थिर अनुपात का नियम, उस नियम की चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग स्थिर अनुपात का नियम सीखते हैं। इस नियम को सीखने से पहले आपको यौगिक के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों से बने हुए पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं, एक सामान्य परिभाषा है। तो स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है यदि किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से लिया जाए तो उस यौगिक के संघटक तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। कैसे स्थिर रहता है? आइए जरा इसको हम लोग समझते हैं विस्तार पूर्वक से। एक प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पर 3 परख नली लिया है, एक परख नली A, परख नली B और परख नली C। और इस तीनों परख नली में
अलग अलग मात्रा में हमने जल लिया है। परख नली ए में 9 ग्राम जल लिया है, परख नली में 18 ग्राम जल लिया है और परख नली सी में 36 ग्राम जल लिया है। अब यदि हम इस परख नली में हाइड्रोजन का मास अगर देखते हैं, हाइड्रोजन का भार कितना है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिलके यह 9 ग्राम पानी बना है। इसी प्रकार से 18 ग्राम जल में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, इसलिए हमने हाइड्रोजन के सामने 2 ग्राम रखा है, और ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 16 ग्राम है। अच्छा, अब यह आप बता सकते हैं कि 36 ग्राम जब हमने जल लिया है तो इसमें कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन है? बिल्कुल सही, 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब हम सामान्य एक गणितीय कैलकुलेशन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरा से भाग देते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है। हाइड्रोजन 4 ग्राम है और ऑक्सीजन 32 ग्राम है। अब इनको अगर सरल अनुपात में लाया जाए तो यहाँ भी अनुपात 1:8 होगा, और इसको भी काटेंगे तो हम जब काटते हैं इसको तो ये भी 2 8 16 कट जाता है और ये भी 1:8 आएगा। इसी प्रकार से 4 8 32 होता है, 4 8 32, और ये भी 1:8 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जल की विभिन्न विभिन्न मात्रा ली गई है। 9 ग्राम ली गई है, 18 ग्राम ली गई है, 36 ग्राम ली गई है, परंतु इन सभी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक स्थिर अनुपात है। मतलब नियम से ही पता चल रहा है, अनुपात क्या है? स्थिर। यहाँ जो अनुपात है 18 ग्राम पानी में जो अनुपात है और 36 ग्राम पानी में जो अनुपात है वह 1:8 है, यानी कि स्थिर है। तो किसी भी स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि यदि किसी भी यौगिक को, जैसे यौगिक में हम ले लेते हैं पानी सामान्यतः, क्योंकि सभी बच्चों को पानी बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब पानी किसी भी स्रोत से लें, चाहे हम कुआं से लें पानी, चाहे पानी हम तालाब से लाएं या पानी नदी से लाएं, सभी में, इन सभी स्रोतों में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाए तो हाइड्रोजन 1 भाग रहेगा और ऑक्सीजन 8 भाग रहेंगे। यानी कि किसी भी स्रोत से यौगिक को क्यों न लिया जाए, उनके संघटक तत्वों का अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसी नियम को हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम आपने समझ लिया। अब इन दोनों नियमों के आधार पर जॉन डाल्टन ने परमाणु की एक संकल्पना दी और परमाणु का एक सिद्धांत दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ने इन दोनों नियमों को समाहित करते हुए जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। आइए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम लोग देखते हैं। बहुत सारे बच्चे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझते हैं, कहते हैं किताब में लिखा हुआ है, रट लेते हैं। ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये सारी आपकी NCERT की किताब में लिखी हुई है, मैं बस उन्हीं को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहली बात कही कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। द्रव्य मतलब, यहाँ पर द्रव्य का मतलब पदार्थ है, यहाँ द्रव्य का मतलब पदार्थ है। आप बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, द्रव्य और द्रव दोनों समान नहीं हैं। द्रव्य पदार्थ को कहा जाता है, द्रव, जबकि द्रव जो है पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है और ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान देंगे, द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य से मतलब यहाँ पदार्थ का है।
तो सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जैसा कि दार्शनिक ने भी कहा था कि अगर किसी पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ते जाएं तो हमें अंतिम में एक ऐसा कण मिलेगा जिसको कि और आगे तोड़ना संभव ना हो। अर्थात उन छोटे छोटे कणों को ही जब आपस में मिला दिया जाता है तो एक किसी पदार्थ का निर्माण होता है। तो जितने भी पदार्थ हैं संसार में उन सभी का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उन छोटे कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। यह एक बहुत ही सिंपल सी बात जो है जॉन डाल्टन ने कही। दूसरा यह बात कहा, किसी भी एक तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। आइए इसको समझते हैं। जैसे एक तत्व हमने ले लिया लोहा, एक तत्व हमने लोहा ले लिया, तो इस लोहा को संकेत कहते हैं Fe। अब इस लोहे के जितने भी परमाणु होंगे, जितने भी परमाणु होंगे उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और उनका रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म मतलब क्या होता है कि वह किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे, उनका किसी तत्व के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होगा, तो वो सारे परमाणु एक प्रकार के रासायनिक गुणधर्म ही प्रदर्शित करेंगे। अब अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु लेते हैं, जैसे कि एक तत्व हमने लिया लोहा जो पहले भी हमने लिया था, और एक तत्व ले लेते हैं हम लोग कॉपर, तो इसके आयरन के परमाणु और कॉपर के परमाणु को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि आयरन के परमाणु का द्रव्यमान और कॉपर के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग है। आयरन के परमाणु का रासायनिक गुणधर्म और कॉपर के परमाणु का रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होता है। तो ये तीन बातें जॉन डाल्टन ने कही। चौथी बात जो उन्होंने कही वह कही कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न सृजित होते हैं ना ही इनका विनाश होता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यह कहा गया कि अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान हम लिए हैं और अभिक्रिया करने के पश्चात उतना ही द्रव्यमान हमको प्राप्त होता है, यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर रहता है। इसी चीज़ को जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु के सिद्धांत में बताया और कहा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, अर्थात इनका और आगे जाके विभाजन नहीं किया जा सकता है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो ये बनते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। अर्थात यह क्या शो करता है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। तो यह पॉइंट जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम को प्रतिपादित करता है। अगला पॉइंट जॉन डाल्टन ने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। जैसे भिन्न भिन्न तत्व, एक तत्व हमने हाइड्रोजन ले लिया और एक तत्व ऑक्सीजन ले लिया। अब जब ये आपस में संयोग करते हैं तो हाइड्रोजन के एक परमाणु ऑक्सीजन के 8 परमाणु से संयोग करते हैं और 1:8 के रूप में वह संयोग करते हैं। अभी हमने स्थिर अनुपात के नियम में भी यही देखा था कि जल को किसी भी स्रोत से लिया जाए, कुआं से, तालाब से, या जल की अलग अलग मात्रा लेके हमने देखा कि हर एक में 9 ग्राम में, 18 ग्राम जल में या 36 ग्राम जल में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों का आपस में संयोग करने का अनुपात 1:8 था और यह एक पूर्ण संख्या है, 8 भी पूर्ण संख्या है। इस प्रकार हम जहाँ भी यौगिक में देखेंगे कि यौगिक के तत्व जो है हमेशा एक पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं।
ऐसा कभी नहीं होगा कि हाइड्रोजन के 1.5 और ऑक्सीजन के 8.25 परमाणु आपस में संयोग कर ले, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। अंतिम पॉइंट, यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है, अर्थात किसी भी यौगिक में उसके जो परमाणु होते हैं वह एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित संख्या में एक दूसरे से संयोग करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन के एक परमाणु जो है ऑक्सीजन के 8 से ज़्यादा परमाणुओं से संयोग कर ले, ऐसा संभव नहीं होगा। जब भी होगा वह एक सापेक्ष संख्या में होगा और वह संख्या जो है किसी भी स्रोत से लिए गए पदार्थ के वहाँ पर भी वह एक स्थिर अनुपात में ही एक दूसरे से कंबाइन रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। इस प्रकार से आज हमने मुख्यतः परमाणु के बारे में दार्शनिक विचारधारा को जाना, भारतीय विचारधारा जो कि महर्षि कनाद ने दी, और ग्रीक विचारधारा डेमोक्रिटस ने दिया, और कुछ 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने कुछ अनुपात का नियम दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, और इन सब नियमों के आधार पर डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के सिद्धांत के बारे में कुछ बातें लोगों को बताई। यद्यपि इन सिद्धांतों का आगे जाके खंडन हुआ, परंतु उस समय के परिस्थिति के अनुसार जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में जितनी भी बातें बताई उस समय के अनुसार ये लोगों के लिए सही लग रही थी, परंतु आगे जाके इन नियमों का भी खंडन हुआ। तो हम आगे के क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से जॉन डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के नियम भी जो हैं आगे चलकर कुछ बदले, और इस आगे चल के क्या क्या नियम बदले हैं आगे की कक्षाओं में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और जो कक्षा में बातें बताई गई हैं इनको ध्यान से देखिए। यहाँ कुछ भी नया चीज़ ऐसा नहीं है, ये सारी बातें आपके NCERT के किताब में लिखी हुई हैं। आप क्लास के लेक्चर को पढ़ें और किताब को पढ़ें, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।